और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग पढ़ ही रहे थे, चैप्टर हमारा चल रहा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय। हमने ये देखा था कि जहाँ से तंत्रिका तंत्र का काम छूट जाता है, क्या होता है। तंत्रिका तंत्र हर जगह थोड़ी ना फैली हैं, बताओ। शरीर के बाहर 5 संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन, उसी में तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं फैलती हैं। जहां पर ये नहीं फैलती हैं वहां पर एक और नए तंत्र का विकास होता है, और उस नए तंत्र को हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर इसको हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि यहां से क्या होता है, यहां से हार्मोन्स निकलते हैं और वही हार्मोन्स आगे जाकर के काम करते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें ये जो तंत्र होता है इसके अंदर हार्मोन्स निकाले जाते हैं और उस हार्मोन्स को रक्त में डाल दिया जाता है ना, रक्त में डाल दिया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि रक्त जो है, ब्लड है, वो पूरे शरीर में टहलता रहता है। कहाँ पर? पूरे शरीर में अच्छे तरीके से टहलता रहता है। जहाँ काम होगा वो जाके ले लेगा, है ना। जैसे स्कूल की बस, स्कूल की बस का एक एरिया होता है, वहाँ पे वो बस डेली जाती है, हारन बजाती है। जिस बच्चे को स्कूल जाना होता है वो आता है, बस में चढ़ जाता है, चला जाता है। नहीं तो 2 मिनट रुकेगी बस, हारन बजाएगी, नहीं कोई आएगा तो बस चली जाएगी। तो इसी तरह इसके अंदर हार्मोन्स पड़े रहते हैं रक्त के अंदर, और रक्त जाता है सबके पास, सब कोशिकाओं को। जिस कोशिका को चाहिए होता है हार्मोन्स काम करने के लिए, वो कोशिका ले लेती है, बाकी उसी में पड़ा रहने देती है ना। इस तरह ये काम होता है। अब बस देखो हर जगह घूमती रहती है, घूम के फिर आगे स्कूल आती है। इस तरह ये भी ऐसे ही होता है, रक्त घूम टहल के फिर आ जाता है, फिर हार्मोन्स डाल देती है ना। सोचो कितना अच्छा काम हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कितनी मतलब मजेदार एक्टिविटीज हो रही हैं, और हम लोग उनसे अज्ञान हैं अभी तक, है ना। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं, परेशान मत होना। एक एक टॉपिक को और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इनके अंदर ग्रंथि पाई जाती हैं। और आपको बता दें, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, कोई बता सकता है? बताओ। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस, नो डिले कम्युनिकेशन सर्विस। ये एक प्रकार से नर्वस सिस्टम काम करता है। कैसे? देखो, याद रखना, हाई स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं नो डिले कम्युनिकेशन सर्विस, है ना, नर्वस सिस्टम। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम वो कैसा सिस्टम है? वो लो स्पीड है ना, लो स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस। लो स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस मतलब इसका काम जो होता है वो धीरे होता है, धीरे स्पीड में होता रहता है, आराम से चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन नर्वस सिस्टम फास्ट होता है, तुरंत होता है। अब अगर आपके सामने अगर आपका पैर आग में पड़ गया तो क्या जब जल जाएगा तब हटाओगे? नहीं, वहां पे नर्वस सिस्टम काम करता है, तुरंत आप पैर हटा लेते हो। लेकिन क्या आपका एक पैर पतला हुआ जा रहा है, एक पैर आपका ऑटोमेटिक पतला हुआ जा रहा है, आपसे मतलब आपको पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है उस पैर में। लेकिन कुछ दिन बाद देखे एक पैर पतला हो गया, खूब पतला हो गया ढेर सारा, और एक पैर खूब मोटा होता जा रहा है। तो ये किसके कारण हुआ? इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? इसको कंट्रोल कर रहे थे हार्मोन्स। जब आपका हार्मोन्स इनबैलेंस हुआ, यहां से वहां गया, तब जाकर के आपका पैर पर वो हो गया। जैसे आपको पता है लीवर के अंदर, वो सॉरी पैनक्रियाज, अग्न्याशय के अंदर लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, लैंगर हैंस सेल पाई जाती है, बीटा सेल पाई जाती हैं। उन सेल के अंदर से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या करता है? जो लीवर के अंदर जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है।
यदि इंसुलिन का श्रावण कम हुआ तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगी, क्योंकि इंसुलिन नहीं जा रहा था तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल नहीं रहा था। अब ग्लूकोज हानिकारक हो जाएगा, मतलब एक मात्रा पर ग्लूकोज ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में गया तो फिर नुकसान करेगा वो, ठीक है। तो इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकोज बढ़ने लगा, क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, ठीक है, शुगर हो गया। बोले शुगर भैया हमारा बढ़ गया। अब इंसुलिन अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगा तो जितना ग्लूकोज आ रहा है ब्लड में उतना ग्लूकोज को तुरंत वो ग्लाइकोजन में बदले दे रहा है, तुरंत तो ग्लूकोज का लेवल कम होने लगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगा, इधर चक्कर आने लगा, इसे करके भट भट गिरने लगे हम लोग। है ना। सोचो एक मतलब एक मेंटेन करना होता है, अगर उस मेंटेन से थोड़ा सा भी ज्यादा गया तो दिक्कत, नीचे गया तो दिक्कत। जैसे सुबह उठने की बात है, अगर 6 बजे उठ गए तो ठीक है, 6 बजे के बाद उठे तो पूरा दिन खराब, 6 बजे के पहले उठे तो पूरा दिन खराब, है ना। ऐसे करके इधर भी काम होता है भाई, बहुत क्रिएटिव तरीके से इसमें काम होता है। चलिए इसको समझ गए, ये चीज मेन समझाने वाली बात थी, क्योंकि अभी देखो नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हमारे हाथ में भाप लग गया, आग लग गई, या हमने सांप को देख लिया, तो ये सब चीजें जो कंट्रोल हो रही थी नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है मैं तो डेली बीमार ही रहता हूँ, है ना, क्या करूँ, दवाई के सहारे ही जी रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसका एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना वो गलत तरीके से काम कर रहा है। और देखो एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, जैसे किसी क्या है भाई, रुक जा, मंद सूचना प्रसारण सेवा, इसको बोलेंगे मंद सूचना प्रसारण सेवा, और इसको बोलेंगे तीव्र सूचना प्रसारण सेवा, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ गया भैया, हाँ, जैसे बोलते हैं अरे देखो तो उसकी जो लड़की है ना उसके मूंछ आ गया है। अब वो मूंछ क्यों आ गया, मूंछ कैसे आ गया, देखो तो उसके मूंछ आए ही नहीं, इतना बड़ा हो गया, उसके ना दाढ़ी मूंछ आए नहीं, वो लड़कियों जैसी हरकत कर रहा है, क्यों हो गया, क्योंकि हार्मोन्स का इनबैलेंस हुआ, दिक्कत हो गया। और देखो क्या है, बोलता है देखो फला का लड़का तो सदैव बीमार ही रहता है, आजकल तो मैं गोलियों पर जिंदा हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ पर होती है, सब चीजें हार्मोन सब खेल खेलने लगता है ना, तब जाकर के बीमारियां सब आपको दाब लेती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रासायनिक समन्वय है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर जो ग्रंथियों, कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं, तो इसके अंदर 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है। कहीं पर भी जाओगे, ठीक है, कोई भी बुक उठा लोगे, मैं जो अभी आप लोगों क्लास 10th है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लास 12th वालों की बुक है, इस वजह से मैं इसको साइड में रखता हूँ, नहीं तो इससे पढ़ाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, तुम लोग पढ़ते रह जाओगे। 3 तरीके की, पहली होती है अंतः श्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतः श्रावी, अंतः को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, पहली। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं पे पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। यहां पे इसको इंक डाल लूं मैं, इसको पढ़ते हुए चलते हैं, रोकते नहीं है, नहीं तो फिर हेडिंग लिखोगे, लिखना चाहो तो लिख लेना, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। देखो कंसंट्रेट करके मैंने इंक डाला ना, अगर मैं कंसंट्रेट ना कर पाता तो मैं इस इंक को इसमें नहीं डाल पाता। इसलिए कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं ना तब आप हमेशा कंसंट्रेट रहिए, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब एक चीज़ पर अपना ध्यान बना लीजिए। फिर देखो मेरे सामने कैमरा चल रहा था और भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, मैंने कंसंट्रेट कहीं नहीं किया, मेरे को इंक डालना था, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना सीखी जाती हैं, समझ रहे हो, जो डेली एक्टिविटीज है ना सीखी जाती, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा बस। जो हमारा दिमाग होता है ना, जब हम अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा भी लोड देते हैं ना तो ये तुरंत भागने लगता है, तुरंत भागने लगता है। अगर तुम इससे किसी भी चीज को सोचने के लिए बोल दोगे, चलो इस विषय पर विचार करते हैं, या कोई ऐसा गेम खेलने के लिए बोल दोगे जिसमें इसका यूज हो, है ना, इसका प्रयोग हो, तुरंत मना कर देगा, तुरंत आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अब पढ़ने के लिए आपका मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको काम करना पड़ेगा, तो वो बोलेगा भाई देख अभी मत पढ़, 1 घंटे बाद पढ़ लेना, ठीक है।
और इस दिमाग को उल्लू बनाने का, फुद्दू बनाने का बहुत बड़ा एक जाल टाइप में हमको नहीं बनाना पड़ता, बहुत आसान होता है। बस इसको प्यार से बोल दो कि देख, समझना इस बात को, इसको प्यार से बोलो। जब ये तुम्हें बोले कि यार अभी मत पढ़, 2 घंटे बाद पढ़ना, तो इसको बोलो देख पता है आज 6 घंटे पढ़ लेते हैं। ऐसे सिग्नल दो, अपने से बात करो। इसे बोलते हैं अपने से बात करना, अपने से बात करो। वो देखो आज 6 घंटे पढ़ लेते हैं और कल पूरा दिन मस्ती करेंगे, कल मैं तुमको मूवी दिखाने जाऊंगा, ठीक है? बस इतना बोल दिया। अब आज 6 घंटे तुम पढ़ लिए। अब ये 6 घंटे किस लिए पढ़ रहा है? क्योंकि कल ये मूवी देखने जाएगा। समझ रहे हो? इसको मस्ती चाहिए, आपके माइंड को हमेशा मस्ती चाहिए। फिर कल आएगा तो कल कुछ ऐसा बहाना देना जिसको ये फिर घूम जाए। बोल देना यार देखो आज बाइक नहीं है, तेल खत्म है, पैसे भी नहीं है, और एक काम करते हैं आज पढ़ लेते हैं फिर कल चलते हैं। धीरे धीरे करके इसकी आदत डलवा दो, ठीक है? फिर इसको इंपॉर्टेंस बता दो, भाई देखो अगर पढ़ेगा लिखेगा तो वहाँ पे तेरे को जाने का मौका मिलेगा, तू क्रूज में घूमेगा, पानी वाले जहाज में घूमेगा, स्केटिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो फिर इसको लालच आएगी, इसको लालच चाहिए होता है हमेशा से, इसको लालच दो। फिर इसको लालच आएगी, फिर बोलेगा, सोचेगा हाँ यार बात तो सही कह रहे, चल ठीक है पढ़ ही लेते हैं। इस तरह करके धीरे धीरे करके दिमाग आपका लगने लगेगा, है ना? और अगर कोई आप रीजन ढूंढो, कोई रीजन आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए, दिमाग लगने लगे, तो फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना? फिर इसमें कोई गारंटी है नहीं कि भाई लगेगा भी नहीं लगेगा, है ना? चलो देखो अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे विशेषता होती है कि इसके अंदर नलिका नहीं होती है ना? क्या होता है? इसके अंदर नलिका नहीं होती। नलिका से क्या मतलब होता है? जैसे देखो, जैसे ये एक इंसान है, इसका हार्मोन्स यहाँ पर बन रहा है, एक ग्रंथि है यहाँ पर, मानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि में एक हार्मोन्स बन रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका जनन तंत्र है, ठीक है? ये जनन तंत्र है, ठीक है? और इस पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन्स बनेगा उसका काम है यहाँ पर जनन तंत्र पे, ठीक है? हम लोग ये नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र दोनों में काम लगते हैं, दोनों को मानते हैं, ठीक है? यहाँ पे काम है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये करना पड़ेगा, या तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करे, अपनी एक पतली सी नलिका बिछा लाए, ऊपर से ही नलिका बिछा लाए, जहाँ जहाँ काम हो इसको वहाँ वहाँ बिछा लाए, वहाँ वहाँ छोड़ दे, ठीक है? लेकिन ऐसा भी होता है कि हमेशा तो काम लगता नहीं इन हार्मोन्स का, तो क्या करती हैं ये ग्रंथियाँ? नलिका नहीं बिछाती हैं, एक पाइप नहीं बिछाती हैं, ठीक है? जैसे आप लोग देखे होंगे, यदि जब खेतों में पानी लगता है, पुरानी मूवी में देखने को मिलता है, खेतों में पानी लगता है, तो अभी के ज़माने में तो वो आ गया है ना, हाई मॉडर्न टेक्निक आ गई है भैया। पानी मतलब वैसे टैंकर से वो कर दिया जाता है, फव्वारे की मदद से ये कर दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में नालियाँ होती थी, नहर से पानी आता था, नालियाँ सबके खेत में जाता था ना। तो इस तरीका था, नालियाँ एक बना देती थी, सबका खेत हो जाता था, सींच जाता था, है ना? सबके पौधे उगने लगते थे। तो इधर क्या होता है कि एक नाली बनती है और उस नाली को बोल देते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है? और उसी में सब लोग अपना डाल देते हैं, जिसको लेना होता है अपना खोल लेता है, पानी भर जाता है, फिर बंद कर देता है, फिर पानी आगे जाने लगता है। तो या तो ये ऊपर से यहाँ तक नलिका बिछाए, यहाँ पे काम करवाना है इसके हार्मोन्स को, या तो यहाँ पर ये नलिका बिछाए, या तो फिर कोई ऐसी चीज में डाल दे जो यहाँ तक आती हो। तो सब लोगों ने सोचा, जब बना रहे थे बॉडी, तो सब कोशिकाएं मिल करके सोच रही थी यार कैसे करे। तो बोलते यार एक बात बताओ, जो हमारा ब्लड होता है, समझना, जो हमारा रक्त होता है वो तो शरीर के हर भाग में जाता है। तो हम लोग ऐसे ना कर देते हैं, 3-4 ठो ग्रंथि बना देते हैं, यहाँ 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 4 ग्रंथि लगा देते हैं, और इनसे जो सिक्रीशन होगा, इनसे जो श्रावण होगा, ठीक है, इनसे जो हार्मोन्स निकलेंगे उनको सीधे ब्लड में डाल देंगे। और ब्लड क्या करेगा? ब्लड यहाँ से जाएगा, ले जाएगा लंग्स में, यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे तक जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा सामान लगा देते हैं, रिसेप्टर लगा देते हैं कि ब्लड में वो चीज़ें हैं तो उसको वो रिसीव कर लेगी। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप एक ऐसे नाम लिख देते हैं कि मिस्टर अमन सिंह, आप किसको लिवाने आए हैं? जैसे आप मेरे को लिवाने आए हैं, तो मतलब टैक्सी ड्राइवर हैं या फिर मेरे दोस्त वगैरह पता चल जाता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर लोग खड़े रहते हैं ऐसे ही लिए नेम प्लेट, मिस्टर अमन सिंह। मैं वहाँ से आऊँगा, देखूंगा भैया मेरा नाम कहाँ है,
अच्छा, ओ मिस्टर अमन, ठीक ठीक ठीक। तो जाऊंगा, हेलो, उसने बोला हेलो हाय, माय नेम इज़ अमन सिंह, हाय। तो उसने बोला कि हाँ सर ने बोला है आपको लेने के लिए, चलिए ठीक है, चलिए सर। तो मैंने उसको पहचान लिया क्योंकि रिसेप्टर लगा हुआ था, एक हाथ में लिया हुआ था। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, जो ब्लड जाता रहता है उसमें देखते रहते भाई कौन है हमारे काम का, कौन है, जल्दी बता कौन है। तुरंत ऐसा करके निकाल के तो अंदर फेंक देते हैं जहाँ पे उनका काम रहता है। चल 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 जल्दी, जैसे लेबर लोग को, है ना, जो मजदूर होते हैं उनको उठा ले आते हैं जहाँ पे भी, है ना, उनको उठा ले आते काम करने के लिए, फिर फेंक देते, चल यहाँ काम कर वहाँ काम कर। अदर कंट्री में, ठीक है, अदर कंट्री में क्या करते, पहले होते थे यार, पहले एक वो होता था, एक नई प्रथा कोई लागू हुई थी हमारे इंडिया में, यहाँ से मजदूर ले जाते थे बाहर देश में, ठीक है। देखो एग्जैक्टली उसका हिस्ट्री में पढ़ा था मैंने, नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ से मजदूर ले जाया करते थे वहाँ पर, और कुछ मजदूर ऐसे भी थे वहाँ पर बस भी गए थे, है ना, बंधुआ मजदूर, नहीं बंधुआ नहीं बोलते थे उनको, लालच दे करके बुलाया, उनके लिए एक एजेंट होता था, ठीक है। चलिए कभी बात करेंगे उनके ऊपर, डिस्कस पे मतलब अच्छे से। तो इनमें हमको पता चल गया कि नलिका नहीं होती है ना, ये बनती कहीं और है, काम इनका कहीं और होता है। ये किसकी मदद से काम करती थी, रक्त की मदद से काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, तो ये हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, किसका, हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, ठीक है, रक्त में, ब्लड के अंदर ये किसका श्रावण करती हैं, तो ये ब्लड के अंदर हार्मोन्स को स्रावित कर देती हैं, हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे देखता जाए, इसका उदाहरण क्या है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ये इसके एग्जाम्पल हुए, ठीक है, किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड के, ठीक है। अभी पिट्यूटरी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलो अंतःस्रावी, अब सेकंड देखो, सेकंड आता है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी बोले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर नलिकाएं होती हैं, ये जहां बनती हैं, जहां ये ग्लैंड होती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि जिस जगह पर होती हैं उस जगह तक नलिकाएं होती हैं, और जहां पर इनका काम होता है ये उसी जगह होती है, दूर दूर नहीं होती। जैसे मुंह की लार ग्रंथियां, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर नलिका होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो बहिस्रावी जो ग्रंथि है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसके अंदर नलिका होती है, नलिका मतलब एक पाइप होती है, और उसी पाइप के मदद से स्रावित कर देती है। जैसे हमारी लार ग्रंथियां तीन प्रकार की पाई जाती हैं, है ना, पैरोटिड, सब मेंडुबुलरी और सब मैक्सुलरी, ठीक है, हिंदी से जो भी बोलते हो। लार ग्रंथि पर पूरा एक वीडियो है मेरा, ठीक है, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, आप लोग देखना चाहे देख लेना। देखो पता है वीडियो सर्च कैसे करना होता है, आपको यूट्यूब पर ऐसे क्लिक करना होता है, फिर देखना इधर लार ग्रंथि वायु अमन, देखना लार ग्रंथि वायु अमन। हाँ भाई वीडियो तो आया ही नहीं, ये आ गया लार ग्रंथि वायु अमन, ठीक है। यहाँ पे जा करके आप लोग देख लो, ठीक है। इसे लास्ट में वायुमन लिख देना तो मिल जाएगी। तो क्या होता है, इसके अंदर नलिकाएं होती हैं, ये जिस जगह पर होती है उसी जगह आसपास ही अपना श्रावण करती है। क्या करती है, आसपास ही अपना श्रावण कर, दूर का इसका कोई काम नहीं होता। जैसे ये यहाँ पर है तो समझ लो कि मुंह में श्रावित हो रहा है सामान, ठीक है, जो भी है मुंह में हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर एंजाइम का श्रावण होता है, किसका, एंजाइम और हार्मोन दोनों का एंजाइम का श्रावण होता है, ठीक है, एंजाइम श्रावित होते हैं और हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं लार ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम। लेकिन एंजाइम ही स्रावित होते हैं, एंजाइम ही, ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम ही स्रावित होते हैं। एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं। चलिए अब अगर इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे स्वेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, स्वेट मतलब पसीने की ग्रंथि हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई,
मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। सलाइवरी ग्रंथि मतलब लार ग्रंथियां हो गई, ठीक है। और लक्राइमल ग्रंथि हो गई, फिर स्टमक ग्लैंड हो गई, ठीक है। स्टमक मतलब जो पेट के अंदर जो स्रावित होता है, ठीक है। पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, आपको पता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मतलब गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक रस जो स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो उसी के आसपास ही होती हैं, और नली लगी होती है उसी में स्रावित स्रावित करती रहती है ना। आपको पता है हमारे पेट में HCl स्रावित होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नॉर्मली स्रावित हो जाए तो इंसान निकल ले। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, समझ पा रहे हो ना दोनों क्या है। तीसरे नंबर पे आते हैं मिश्रित ग्रंथि, जिसको बोलते हैं, लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित ग्रंथि को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड की एक खास विशेषता होती है, खास विशेषता ये होती है कि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण करती है, ठीक है। एंजाइम प्लस हार्मोन्स दोनों का श्रावण करती है, ठीक है। एंजाइम का भी श्रावण करेगी और हार्मोन्स का भी श्रावण करेगी। जैसे आपका अग्न्याशय हुआ, पैनक्रियाज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अग्न्याशय हार्मोन्स का श्रावण कर रही है। जैसे अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय अगर उसके अंदर हार्मोन देखा जाए तो मैंने बताया आपको, इंसुलिन पहले ही बता दिया था, इंसुलिन हार्मोन्स हो गया। अब अगर एंजाइम देखा जाए तो एंजाइम आपका हो गया एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, है ना। हार्मोन्स वो एंजाइम कौन से हुए, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि, ये सभी हार्मोन्स हुए। तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करती हैं, उन ग्रंथियों को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, उन ग्रंथियों को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं सर, तो उनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो बताइए, तीन तरह की ग्रंथियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, क्लियर है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बताइए, तीनों तरह के याद हो गया, कोई दिक्कत है आपको, बताइए मेरे को, याद है, कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दूं इसको। चलिए, जितने लोग को लिखना हो लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो इस टॉपिक को, ठीक है। इस टॉपिक को जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। यार मिटाने में मेहनत पड़ती है मेरे को तो पता ही नहीं था। चलो मिटाते हैं, क्या ही करेंगे अभी। हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि का जो एक पार्ट है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी बहुत अच्छी सी ग्रंथि होती है। अच्छा, आपको पता है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनका पोस्टमार्टम होता है ना। तो पोस्टमार्टम में क्या किया जाता है, जानते हो, नहीं जानते, देखो बताते हैं। पोस्टमार्टम में क्या होता है, ये सर होता है, जैसे ये गर्दन हुई, ये ऐसे लिटा देते हैं, ठीक। फिर उसका सर खोलते हैं, पहले सर खोल देते हैं, ठीक है। सर खोल के पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैसा वो है। अगर कोई व्यक्ति पॉइजन खाया है या ऐसा कुछ खाया तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी फट जाती है, और फट गई, देखे तो पता चल दिया भैया हाँ पॉइजन का ही असर हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पॉइजन। और फिर क्या किया, अगर पॉइजन नहीं खाए तो उसके शरीर से एक यहां से ऐसे टाँका मारते हैं, यहां से ऐसे टाँका मारते हैं, और उसको फिर ऐसे करके ऐसे
एक वो कर देते, फिर ऐसे हटाते हैं, फिर यहाँ पर जितने भी अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, उन सब ऑर्गन को निकाल लेते हैं। ठीक है, उन सभी अंग को निकालते हैं और लैब में भेजते हैं जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। हार्ट को निकाल लेंगे, लंग्स को निकाल लेंगे, लीवर को निकाल लेंगे, पैनक्रियास को निकाल लेंगे, चेक करने के लिए भेजते हैं आखिरकार ये क्यों मरा, कैसे मरा। ठीक है, और फिर उसको भेज देते, चेक करके रिपोर्ट आती है तो वही रिपोर्ट बना देते, पोस्टमार्टम में लिख देते हैं भैया, है ना। ऐसे होता है पोस्टमार्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये सभी ग्रंथियां बताती हैं ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बताने वाला भी कोई चाहिए। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी जरूरी नहीं है ना, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां बता देती हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे पहले देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो जरूर ये मास्टर होगी, तो ये मास्टर तो है, लेकिन ये जरूर बहुत बड़ी सी होगी भैया, बहुत बड़ी सी होगी। इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी होगी। तो मास्टर ग्रंथि पता है क्या, एग्जाम्पल दूं, पी शेप। हाँ, पी शेप्ड होती है। पी देखे हो, मटर के आकार का, मटर के आकार का, मटर देखे हो ना, मटर, इतना छोटा सा मटर, इतना छोटा सा एक मटर का दाना बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मटर का दाना। तो इसका आकार क्या होता है, तो इसका आकार होता है मटर के दाने के समान होती है। सोचो, मटर के दाने के समान होती, लेकिन फिर भी इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत ढेर सारे हार्मोन्स का स्रावण होता है, बहुत ढेर सारे हार्मोन्स बनते हैं। ये देखो, यही है पिट्यूटरी, बस लटकी रहती है। स्थित कहाँ पे होती है, अगर पूछा जाए इसकी लोकेशन, तो ये होती है कहाँ पर, कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क में। ठीक है, ब्रेन में, ब्रेन में स्थित होती है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो बताओगे कि मस्तिष्क के आधार पर और हाइपोथैलेमस के नीचे। किसके, तो मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी। ब्रेन का जो बेस होता है, ठीक है, मस्तिष्क का जो आधार होता है, ठीक है, और जो हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन में पढ़े थे थैलेमस, हाइपोथैलेमस पढ़े, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इस कान के इधर ही पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता, क्रेनियम से बिल्कुल जकड़ा रहता है, इसके अंदर द्रव्य भरा रहता है। कौन सा, विब्रियो। हाँ, बताओ 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 बताओ, विब्रियो, सेरिब्रो। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं। अगर उस फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। हाँ? बताओ, याद करो, मैं नहीं याद करूंगा। तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि से बहुत ढेर सारे हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है, और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को भी ये नियंत्रित करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पिट्यूटरी ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स का स्रावण होता है, बहुत सारे हार्मोन्स तो इसके द्वारा निकलते ही हैं, साथ ही स्रावण होता है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित भी करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण भी करती हैं। कई दूसरी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको ये देखती भी रहती है, हार्मोन्स भी निकालती है, देखती भी रहती है कि ये सब काम अच्छे से कर रही हैं कि नहीं। ये पता लगे मैं तो कहीं और चली गई, काम ही नहीं हो रहा है। जैसे प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर पढ़ाते भी हैं, वो पढ़ा भी लेते हैं, वो क्लास भी दे देते हैं, लेकिन वो सभी टीचर्स पर नज़र भी बनाए रखते हैं, है ना। उनको बोलते हैं मास्टर मेन, है ना, मास्टर। और एक मास्टर, जैसे हिंदी का ले लिया जाए, इंग्लिश का ले लिया जाए, मेरे को बायोलॉजी ले लिया जाए, तो हम लोग पूरा चीज़ नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन वो प्रिंसिपल क्या करते, पढ़ाते भी हैं, साथ में सब मास्टर्स को भी मैनेज कर लेते, पूरे स्कूल को मैनेज कर लेते। तो वही एग्जाम्पल मान लो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी है प्रिंसिपल ऑफ बॉडी, है ना। शरीर की ये प्रधानाचार्य होती है, शरीर की ये प्राचार्य होती है, प्रिंसिपल होती है। ठीक है,
तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, साथ में अपना श्रावण तो देती ही है, हार्मोन्स का श्रावण तो देती है, लेकिन साथ में क्या करती, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां को भी ये नियंत्रित कर लेती है। बहुत बड़ी बात होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि यार वास्तव में इस ग्लैंड को मानना पड़ेगा, है ना, बहुत इसका गजब को फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसके भाग, ये कितने भागों में डिवाइड होती है। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से ही पढ़ लीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि दो भागों में डिवाइड होती है, एक होती है फ्रंटल लोब, एक होता है बैक लोब। एक होता है द एंटीरियर लोब, इसमें ब्लैक से लिख दूं, द एंटीरियर लोब, और एक होता है द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये होता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि और मतलब कि पश्च पिट्यूटरी। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, और इसको बोलते हैं बैक लोब। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होते फ्रंटल आगे वाला भाग, पीछे वाले को बोलते हैं बैक लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि ये दोनों चीज थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आगे वाले भाग को फ्रंटल बोल दिया, पीछे वाले को बैक बोल दिया, थोड़ा सा याद रखना होता है। कभी कभी आपसे अभी अभी नहीं पता, आगे पता चलेगा कि ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब से स्रावित हो रहा है, तो बोलोगे यार पिट्यूटरी ग्रंथि तो पढ़े थे, ये एंटीरियर लोब कहाँ से आ गया। ठीक है, बोलेगा ये हार्मोन्स पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से स्रावित हो रहा है, बोले पिट्यूटरी तो पढ़े थे, पोस्टीरियर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, पूछ लिया जाता है। मिटा दूं इसको मैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पिट्यूटरी आखिरकार जो मास्टर ग्रंथि है, लिख लो। ठीक है, ये मास्टर ग्रंथि किस किस हार्मोन्स का श्रावण करती है। ठीक है, अब हम लोग उतर आए हैं इसके हार्मोन्स को पढ़ने। अब मजा आएगा, क्या आएगा भाई, अब तो मजा आएगा। हार्मोन्स को पढ़ने आए हैं अब हार्मोन्स देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स का ये श्रावण करती है। सबसे पहला इसका प्यारा सा हार्मोन्स है GH, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स को भी स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, मनुष्य की लंबाई, मनुष्य जो होता है उसके शरीर की लंबाई कितनी होगी, उसके हाथ की लंबाई कितनी होगी, उसका पैर कितना बड़ा होगा, उसके कान कितने बड़े होंगे, उसका शरीर कितना बड़ा होगा, कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, वो सब नियंत्रित करती है, वो सब कंट्रोल करती है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि कंट्रोल करती है। ठीक है, सोचो अगर पिट्यूटरी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए ना, तो जो लोग बौने हो जाते हैं ना, उनकी सोचो पिट्यूटरी ग्रंथि में थोड़ा सा हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है, पूरी शरीर की वाट लगा देता है ना। ऐसे होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन्स होता है इसको GH, जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। बताओ GH समझ गए, GH मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, आपके हड्डियों का विकास कैसे होगा, हड्डियों का ग्रोथ कैसे होगा, मांसपेशियों का विकास कैसे होगा, तो ये सभी नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके वृद्धि को निश्चित करती है। अगर ये GH हार्मोन्स ज्यादा स्रावित हो गया, ठीक है, और अगर ये कम स्रावित हुआ, देखो अगर ये ज्यादा स्रावित हो गया तो आप लोग देखोगे बहुत लग्घे टाइप के आदमी रहते हैं, बहुत बड्डा बड्डा लोग रहता है। ज्यादा स्रावित हो गया तो क्या होगा, वो होगा आपका अधिक लंबा, खूब लंबा हो जाएगा वो, है ना। और अगर इसका श्रावण कम हुआ तो फिर बौना हो जाएगा। मतलब अगर तनिक भी इसके अंदर इनबैलेंस हुआ, देखो छोटी सी है मटर के दाने के आकार, लेकिन सोचो पूरी बॉडी को किस तरह कंट्रोल कर लेती है, बताओ। थोड़ा सा हार्मोन्स का इम्बैलेंस, थोड़ा सा, इतना सा, चावल के दाने से भी कम। चावल का दाना तो बहुत बड़ा बोल दिया यार मैंने, आटे का एक एक टुकड़ा, आटा का एक छोटा सा टुकड़ा के समान हार्मोन्स अगर कम ज्यादा हुआ तो बॉडी की वाट लग गई, है ना। बॉडी या तो अधिक लंबी हो गई या अधिक छोटी हो गई।
इस तरह होता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि काम करती है। ठीक है, ये बच्चों को लंबा होने में यही मदद करती है। पहले मैं छोटा था ना तो बौना ही था, मेरा लगता है पिट्यूटरी ग्रंथि मेरी सो रही थी और तब बढ़िया खूब आराम से सो रही थी, तकिया वकिया बिछा करके, है ना, सो रहे थे आराम से। मैं कुछ दिन तो मेरे को सब लोग बौना, मतलब बौना नहीं बुलाते, बौना नहीं, इतना बौना नहीं था लेकिन छोटा था मैं, लंबाई मेरी नहीं आ रही थी। तो एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड था एग्जैक्टली, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, छोटा सा वर्ड था, बड़ा वो चिढ़न वाला टाइप का, चिढ़ने वाला, वो वर्ड से मेरे को सब लोग बुलाते थे। मैं खिसिया जाता था, कभी मेरे को ऐसे मत बोल, नहीं तो मैं मार दूंगा। एक लड़की मेरे को बोल दी थी, मैं उसके हाथ में ऐसे दांत काट लिया था, खून निकल आया था उसके, जो खून का प्यासा बन गया था मैं। फिर उसको दांत काट के मैं भाग गया था, फिर बाद में रो 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 रही थी, पट्टी वट्टी चढ़ाई थी वो, है ना। चलो, तो ये होता है। तो फिर बाद में मेरा जब पिट्यूटरी सो रहा था इसे, फिर जब मेरे को सब लोग बोलने लगे, मेरा दिमाग खराब होने लगा, तो मेरा पिट्यूटरी से उठा, अरे क्या हुआ जी, हाँ दिमागवा काहे खराब हो रहा है, हाँ क्या हुआ। तो बोला अरे यार एक शरीर बढ़ ही नहीं रही। मैं क्या बोला, मैं अमन की शरीर बढ़ ही नहीं रही है, हाँ शरीर नहीं बढ़ रही, अच्छा रुको रुको हम श्रावित करते हैं। तुरंत पिट्यूटरी ग्रंथि ऐसे करके श्रावित करने लगी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, कौन सा, GH, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स श्रावित करने लगी, फिर देखो मेरी लंबाई बढ़ गई। अब भाई मैं तो लंबा हो गया, है ना, अब मैं लंबा हो गया। तो इस तरह पिट्यूटरी ग्रंथि कभी कभी अगर ये दिक्कत कर देती, अगर ये खूब सोती रहती, जैसे मैं सोता रहता हूँ, खूब ये सोती रहती ना, मैं अभी भी छोटा होता, बोर्ड में ऐसे पढ़ाता, हेलो दोस्तों आज पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, ये पढ़ेंगे। आप लोगों को भी शर्म आ जाती है, भाई कौन पढ़ा रहा है। चलो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड ये श्रावित करता है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। लिखना, पहला तो ग्रोथ हार्मोन्स, दूसरा हुआ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसको बोलते हैं जनन ग्रंथि की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है ये हार्मोन्स। क्या करता है, तो ये जनन ग्रंथि की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, और ये दोनों में स्रावित होता है, नर में भी मादा में भी। ठीक है, तो ये जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये कौन स्रावित करता है, ये करता है पिट्यूटरी। ये किसका काम क्या होता है, तो जनन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती हैं उनकी क्रियाशीलता, उनकी एक्टिविटी, उनको एक्टिव कर देता है, ठीक है, जिससे वो प्रॉपर काम करने लगती हैं। ठीक है, इसके अंदर दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है LH और एक होता है FSH। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जो LH होता है और FSH होता है, ये हार्मोन्स दोनों में स्रावित होता है, दोनों में। LH और FSH मेल के अंदर भी, नर के अंदर भी स्रावित होता है, और मादा के अंदर भी, यानी कि फीमेल के अंदर भी स्रावित होता है। ठीक है, FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए, मादा के अंडाणु को स्टिमुलेट करने के लिए FSH स्रावित होता है। ठीक है, और नर के अंदर शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए FSH स्रावित होता है। ल्यूटेनाइजिंग क्या करता है, तो अंडाणु को जैसे ल्यूटेनाइज करने के लिए, मतलब कि परिवर्तित करने के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है। ये अभी जब जनन तंत्र पढ़ोगे ना, आगे है जीव जनन कैसे करते हैं, वहां पर पूरा डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है, वो सभी हार्मोन्स का श्रावण यहाँ से होता है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। और एक हार्मोन्स और होता है प्रोलैक्टिन, इसको बोलते हैं LTH, प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी यहां से स्रावित होता है। जनन ग्रंथियां का हार्मोन्स देख लिए, लेकिन जो प्रोलैक्टिन होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, ठीक है, LTH मतलब क्या होता है, LTH होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, जो LTH होता है लैक्टोजेनिक मतलब दुग्ध का श्रावण, मेमोरी ग्लैंड। जैसे हमारे अंदर LTH हार्मोन्स कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर LTH हार्मोन ज़्यादा मात्रा में होता है, तभी वो स्तनपान करा पाती है, अपने बेबी को, छोटे से बच्चे को दूध पिला पाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सर।
तो कितने हार्मोन्स हो गए? अभी तो ये शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। मिटाऊं इसको? चलो अभी और देखना। पिट्यूटरी हल्के में ले रखे हो क्या यार? हैं? हल्के में मत लेना, पिट्यूटरी ग्रंथि है ये। चलो कितना हार्मोन्स हो गया भैया? इसमें तो बहुत हार्मोन्स है। एक होता है, एक ये एडीएच हार्मोन्स का श्रावण करती। एडीएच, एडीएच जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन्स क्या होते हैं? जो वृक्क होता है किडनी के अंदर, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स का श्रावण होता है एडीएच का, ठीक है। और ये स्रावित करती हैं टीएसएच, है ना, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, इसका श्रवण कौन करती? पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि ध्यान रखती है कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही, पिट्यूटरी ग्लैंड दुई तमाचा मारेगी, ए उठ चल सही तरीके। थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती तितली के समान, ठीक है, यहाँ पे। अब मेरे थायराइड ग्रंथि दर्द करने लगी। ये देखो ऐसी होती थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड के ऊपर ही लगी होती पैराथायराइड, ठीक है। तो ये होता है थायराइड को भी देखते रहते हैं, थायराइड उठ, काम कर रही है कि नहीं कर रही थी, एक तमाचा मारे, चट मचा, उठ जा, चल उठ 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 जल्दी, उठ जल्दी, उठ जल्दी। थायराइड बोली अच्छा हाँ उठ गए। ओ भाई मत मार पिट्यूटरी, उठ गई मैं तो, उठ गई मैं तो, है ना। ये होता है। और फिर होता है, और हाँ एक हार्मोन्स और स्रावित करती पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये बच्चे के जन्म के समय ये स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। और इसी हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन को ही हम लव हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, लव हार्मोन्स। और इसी को हम लोग हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। खुश हो गए चेहरे में, बिल्कुल वो चमक उठी है। मतलब लव हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है? देखो ऑक्सीटोसिन निकलता है जब किसी से प्यार होता है, तो मस्तिष्क से क्या होता है? डोपामीन रिलीज होता है। जब जैसे किसी लड़की को देख करके या किसी लड़के को देख करके आपके अंदर प्यार की फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, तो एक्चुअली वो प्यार की फीलिंग्स नहीं होती हैं, मेन फीलिंग्स होती हैं वो कोई और, ठीक है। तो मस्तिष्क के अंदर से डोपामीन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? डोपामीन। जब डोपामीन मस्तिष्क से रिलीज होता है तो सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन का स्तर बढ़ने लगता है। जब जब सेरोटोनिन का स्तर बढ़ेगा तब ऑक्सीटोसिन का उत्पादन होने लगेगा, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का रिलीज कब होता है? माइंड से डोपामाइन रिलीज होता है, ठीक है। डोपामाइन यदि रिलीज होगा तो सेरोटोनिन का स्तर बढ़ेगा। जब ये सेरोटोनिन बढ़ेगा तभी जा करके ऑक्सीटोसिन का उत्पादन होगा। तो ये सब उत्पादन तुरंत हो जाता है, लेकिन देख लो लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन ये किसी को देखते हो 2-4 सेकंड के अंदर ये पूरा क्रियाकलाप शुरू हो जाता है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम शुरू, ठीक है। तो ये होता है थायराइड ग्रंथि, वो सॉरी ऑक्सीटोसिन। मेरा एक सवाल बताओ, एक सवाल बताओ, जब पिट्यूटरी ग्रंथि अगर अपना स्राव बंद कर दे, समझना, पिट्यूटरी ग्रंथि अगर अपना श्रावण बंद कर दे तो सबसे पहला प्रभाव, सबसे पहला दुष्प्रभाव किस चीज पर पड़ेगा ये मुझे बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो अभी के लिए आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला सिस्टम, जो पिट्यूटरी ग्रंथि था, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि पिट्यूटरी ग्रंथि समझ आई होगी। समझ आई होगी तो सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके आगे हम लोग थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, सारी ग्रंथियों के बारे में अच्छे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो
हमेशा एक बात याद रखना, बदला के बारे में मत सोचना, हमेशा बदलाव के बारे में सोचना। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।